नमस्कार साथियों, ट्रिपल पी आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज से हम यूपीपीसीएस 2024 को टारगेट करते हुए यूपीपीसीएस 2024 को टारगेट करते हुए पीवाई की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज हम 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे। और अभी आपको पता होगा जैसा कि यूपीपीसीएस 2024 के लिए हार्डली 120 डेज आर लेफ्ट, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आपकी तैयारी को नई दिशा देने का प्रयास तो करेंगे ही, साथ ही साथ हम जो ऑप्शन दिए रहते हैं ABCD के अंदर, उन ऑप्शंस के माध्यम से नए क्वेश्चन से भी आपको हम अवगत कराएंगे, यानी नए क्वेश्चन से भी आपको पहचान कराएंगे। साथ ही आपको उन विद्यार्थियों को यह विशेष रूप से इम्पोर्टेंट होने वाला है सेशन, जो अभ्यर्थी किसी भी तरीके से थोड़ी तैयारी कर चुके हैं और अब बिल्कुल लास्ट स्टेज में उनकी प्रिपरेशन चल रही है, और वो विद्यार्थी जो हर बार एग्जाम में बैठते हैं और उसके बाद भी कहीं 2 क्वेश्चन से कहीं 1 क्वेश्चन से उनका पेपर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आप यकीन मानिए कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपने पढ़े नहीं होंगे, केवल सुनने के व्याप पर ही आप उन क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हैं। 2023 से हम इसको सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और डिटेल में ये डिस्कशन मिलेगा आपको। 2 पार्ट में पेपर डिस्कस किया करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। 23 से पीछे बैक ईयर में जाते हुए हम डिस्कस करेंगे। मिनिमम 10 ईयर के पेपर तो हम डिस्कस करेंगे ही, और यदि संभव हुआ तो हम उससे ज़्यादा भी पेपर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज का पेपर। 2023 का पेपर है ये, और यूपीपीसीएस 2023 का, और जिसके अंदर पहला क्वेश्चन हम पॉलिटी के सेक्शन से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये पेपर आयोग से दिया गया है, आयोग की वेबसाइट पर है, अवेलेबल है, आप लोग भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज हमने इसको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। यूनियन टेरिटरीज के लिए पार्ट 8 लिखा गया, ये करेक्ट बात है। द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के लिए पार्ट 10 लिखा है, बिल्कुल सही। ट्रिब्यूनल के लिए पार्ट 11 लिखा गया है, जो कि एक गलत क्वेश्चन है, वो गलत ऑप्शन दिया गया है ये, तो ऑप्शन सी तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिब्यूनल जो रहते हैं इनके लिए 14A नाम से एक पार्ट है वो रहता है, और 11 नंबर के पार्ट में क्या रहता है, सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन। ये 2 बातें इसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशन इसके अंदर देखने को मिलती हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 8 के अंदर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें सूची 1 और सूची 1 लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मिलाना है। आर्टिकल 324 किससे संबंधित है, तो 4 नंबर से संबंधित है, यानी निर्वाचन आयोग से। आर्टिकल 315 किससे संबंधित है, 3 नंबर से, यानी लोक सेवा आयोग से। 280 का रिलेशन वित्त आयोग से होता है, जो कि आपको पता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संबंध 338 से, तो 4321 यानी कि बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। तो ये 338 लिखा हुआ है, एक आर्टिकल और होता है इससे रिलेटेड 338A, इसका संबंध होता है ये जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए है, और वो होता है शेड्यूल ट्राइब के लिए, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। आपको यहाँ पर हमें बताना है कि ये किस अमेंडमेंट के माध्यम से 338A जोड़ा गया था। अमेंडमेंट नंबर आपको हमें बताना है यहाँ पर कि अमेंडमेंट नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखेंगे। 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, सही कालक्रम, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी, ये क्रोनोलॉजी में अरेंज करनी है। तो पहला वाला जिसमें लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट टू द ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी प्रारूप समिति, इसका गठन हुआ था आपका 29 अगस्त 1947 के अंदर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, तो अडोप्टेशन की डेट और इनेक्टेड, इसकी डेट आपने कई बार पढ़ी होगी, 26 नवंबर 1949। देन ओके, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। तो आपको यहाँ पर मिल रहा होगा 4 नंबर का सबसे पहले, ये रहा और ये रहा, उसके बाद आता है 1947 का फर्स्ट, उसके बाद इन दोनों में से देखोगे तो सेकंड पहले आ रहा है, तो डी इसका ऑप्शन का आंसर हो जाना चाहिए। डी विल बी करेक्ट आंसर। ईयर्स हमने आपके लिख दिए, ये जो लिखा हुआ है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्परेरी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद की मीटिंग्स के अंदर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका स्थायी अध्यक्ष परमानेंट मेंबर बना दिया गया था। तो ये इतनी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में आपको असर्शन और रीजन दिया गया है। असर्शन और रीजन,
मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन में एक लेक्चर लिया था उसके अंदर बताया था एसर्शन रीजनिंग को कैसे कनेक्ट करते हैं। यदि हम एसर्शन से रीजनिंग की तरफ जाएंगे तो हम लगाएंगे कि इसलिए ऐसा है, और अगर रीजन से हम एसर्शन की तरफ जाएंगे तो कहेंगे कि क्योंकि। अगर ये दोनों बातें सेटिस्फाइड करती हुई दिख रही हो तो ऑप्शन का आंसर हो जाता है ए और आर दोनों करेक्ट, और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन करता है। और अगर नहीं कनेक्ट हो रही हो, दोनों करेक्ट हो, तो हो जाएंगे ए और आर करेक्ट है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, और बाकी में तो ऑप्शन अलग अवेलेबल होते ही हैं। इसमें लिखा गया है किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल के द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि, ये बात आपको याद रखनी है, खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। आर्टिकल 3 के अंदर ये बात लिखी गई है। राष्ट्रपति को उस राज्य के विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, यह बात भी बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है क्योंकि ऐसा ही लिखा हुआ है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करते हैं। ये जो आपको आंसर दिए जा रहे हैं, डिस्कशन तो मिल ही रहा है, साथ ही जो आंसर मिल रहे हैं ये ऑफिशियल आंसर की से आंसर दिए जा रहे हैं। इसमें किसी भी तरीके की कोई बाहरी कहें या मतलब आंसर में चेंजेस होने की, आयोग अगर चेंज करता है कोई आंसर चेंज तो हो सकता है, अदरवाइज कोई आंसर चेंज नहीं होगा क्योंकि आयोग के द्वारा जो आंसर प्रोवाइड किए गए हैं वही आंसर की आपके साथ शेयर की जा रही है। तो 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित किया जाता है के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है। पूछा जा रहा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच इज डिक्लेयर्ड वॉइड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। द एक्ट डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन एज कंसिडर्ड वैलिड, बिल्कुल करेक्ट बात लिखी है। द एक्ट्स डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डे ऑफ सच डिक्लेरेशन आर नॉट कंसिडर्ड वैलिड। ये कोई मतलब लॉजिकल बात ही नहीं हो रही है जब पहली वाली बात हमने बोल दिया कि वो पूरी तरीके से सही लिखी हुई है, यानी कि द एक्ट डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसिडर्ड वैलिड, उसके ये लिखा है ना, इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधिमानी होंगे, ये बात बिल्कुल सही लिखी है। सेकंड में लिख रहा है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन, घोषणा मानो 5 बजे तक होती है, 4 बजे तक उन्होंने काम किया तो वो क्या नल एंड वॉइड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। 4 बजे तक जो काम किया है वो पूरी तरीके से वैलिड रहेगा। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 का वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यानी ओनली 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है 6 नंबर का। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्नलिखित में से कौन थी? बहुत ही सिंपल, मीरा कुमार जी इसकी आंसर हो जाएगा। सुमित्रा महाजन जी इसके बाद ही बनी थी, और उसके बाद जो 17th लोकसभा बनी उसमें ओम बिरला, 18th लोकसभा जो अभी चल रही है इसमें ओम बिरला। ठीक है, 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, करेक्ट सही सुमेलन नहीं है ये बताना है। 3rd शेड्यूल के अंदर कह रहा है फॉर्म ऑफ द ओथ और एफर्मेशन, बिल्कुल सही लिखी हुई है। 8th शेड्यूल के अंदर लैंग्वेज लिखी गई है, 22 लैंग्वेज इस समय है इसके अंदर, मूल रूप से इसमें 14 थी, बाकी की अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड की गई है। 9th शेड्यूल में बोला जा रहा है एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा के अंदर एलोकेशन बता रहा है 9th शेड्यूल में, जो कि पूरी तरीके से गलत बात लिखी हुई है क्योंकि 9th शेड्यूल का संबंध हमको पता है किससे, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, और जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है ये है आपकी 4th शेड्यूल से। 4th शेड्यूल के अंदर ये चीज आपको मिल जाएगी। 10th शेड्यूल के अंदर प्रोविजन एज द क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेमेशन, एंटी डिफेक्शन लॉ इसके अंदर मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। ये जो पॉलिटी का सेशन हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में, हमारी एक पॉलिटी की सीरीज और चालू हुई थी इससे पहले, जिसमें हमने एम लक्ष्मीकांत बुक के पूरे क्रक्स को एमसीक्यू के माध्यम से आपके सामने लाने का प्रयास किया था। इसकी जो प्लेलिस्ट है, इसकी प्लेलिस्ट PPPIS के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है और आप उसे देख सकते हैं। काफ़ी यूजफुल और बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर शामिल किए गए हैं, यदि आप चाहें तो उसको देखें, काफ़ी लाभ मिलेगा आपको उससे। 7 नंबर हो गया है। अब हम 8th नंबर के क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। भारतीय संविधान के प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति की गई थी? तो इसका मतलब फैक्चुअल आंसर है 15 ईयर्स के लिए थी, 1950 से 1965 तक। लेकिन जब तक 1965 का समय आता, कोई नया प्रावधान शामिल किया जाता, उससे पहले 1963 में एक राजभाषा अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम में बताया गया
कि संघ के सभी सरकारी कार्यों व संसद की कार्यवाही में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने के साथ 1965 के बाद भी, यानी जारी रखने के साथ, हिंदी के प्रयोग का उपबंध कर दिया गया 1963 के राजभाषा अधिनियम के माध्यम से। तो आज वर्तमान स्थिति यह है कि आज हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी सरकारी भाषाओं के मतलब इसमें राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत उपयोग में लाया जा रहा है। ये बस इतनी सी बात आप इसके अंदर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जो आपसे फिर से वही असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। राष्ट्रपति संसद का भाग है। क्या आपको पता है राष्ट्रपति मतलब संसद, पार्लियामेंट किनको मिला के बनाई जाती है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। यह बात पूरी तरीके से सही लिखी हुई है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। मैंने आपसे बोला कि यदि मैं रीजन से असर्शन की तरफ जाऊंगा तो मैं कहूंगा क्योंकि राष्ट्रपति संसद का भाग है, देन करेक्ट ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ये आयोग बहुत ज्यादा करने लगा है इस समय कि ये ऑप्शन अधिकांश क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पहले नंबर पर दिखता है ए पर। आप यदि ऑप्शन के आंसर का जो क्रोनोलॉजी है उसको नहीं पढ़ेंगे तो आप इन दोनों को सही तरीके से कनेक्ट करने के बाद भी आंसर को गलत करके आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपने आप में पेशेंस के साथ क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, और आंसर में ऑप्शन जब इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर दे रहे हैं तो भी जरूर ध्यान से पढ़ना। देखो ए और आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या। अब ज्यादातर इसको करेक्ट कराएंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू, ये पढ़ेंगे नहीं, वैसे ही टिक कर दिया, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विल योर आंसर। पार्लियामेंट बनती है लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट, ये बात आप याद रखेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, यूनियन फाइनेंस कमीशन के बारे में बोला जा रहा है, कौन से कथन सही है? तो पहला पूछ रहा है वित्त आयोग के एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, बिल्कुल गलत लिखी गई है। 1+4 का ये कहें तो स्ट्रक्चर होता है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, पूरी तरीके से गलत, प्रेसिडेंट को प्रतिवेदन देता है। तो सही उत्तर पूछा था तो ना तो 1 है ना ही 2 है, यानी डी उसका ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इसमें बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स टू स्टॉप वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वायलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट्स जारी करता है, ये आर्टिकल 32 के अंदर ये पावर इसको मिली हुई है। द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू रिट्स लाइक हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, मेंडमस परमादेश, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, वो वारंटो अधिकार परीक्षा, और सर्टियोररी यानी ये उत्प्रेषण, विच इज अप्रोप्रिएट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये पूरी तरीके से सही लिखा गया है, ये रिट इसके द्वारा जारी की जाती है। पार्लियामेंट में बाय लॉ एम्पावर any other court to exercise within its jurisdiction on the power given to सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है इसी टाइप की शक्ति रिट जारी करने के लिए संसद किसी और संस्था या न्यायालय को प्रदान कर सकता है, ये बात भी सही लिखी हुई है। तो दोनों ही सही है, करेक्ट ही हमको ढूंढना था। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करेंगे। इसमें अटॉर्नी जनरल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, अटॉर्नी जनरल है ना। महान्यायवादी के पद पर ऐसी व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत हो, बिल्कुल करेक्ट बात लिखी है। महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो राष्ट्रपति की दया पर या राष्ट्रपति की मर्जी पर पद धारण करते हैं। उनकी जब तक मर्जी है तब तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपने पद पर रहेंगे, जब मर्जी हो तब उन्हें हटा दिया जाएगा। तो सही उत्तर आपसे पूछा जा रहा था तो ऑप्शन 1 यानी केवल ए 1 ही करेक्ट। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बाइकैमरल जहाँ सिस्टम रहता है वहां पर विधानसभा और विधान परिषद का फॉर्मेशन होता है। विधानसभा परमानेंट रहती है, विधान परिषद इस समय बनाई जाती है बाद में। तो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि कितने राज्यों में इस समय विधान परिषद का फॉर्मेशन है, विधान परिषद वहां पर अवेलेबल है। तो आगे हम चलें तो उससे पहले विधान परिषद के संबंध में पूछा, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं,
करेक्ट बात लिखी हुई है। यूपी का एग्जाम्पल यदि मैं दूं तो विधानसभा में इसके 403 मेंबर हैं और 100 मेंबर इसके विधान परिषद के अंदर हैं। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए, यह बात भी बिल्कुल पूरी तरीके से सही लिखी हुई है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, इसमें सही उत्तर बताना था तो दोनों ही करेक्ट हैं, यानी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। देन योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये दिया गया है विद फैक्चुअल क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फर्स्ट लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश हैज 31 सीट्स अलॉटेड फॉर राज्यसभा, यानी उच्च सदन के लिए 31 सीट मिली हुई है, ये बात बिल्कुल सही है। 80 मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर आपको देखना था तो सी विल बी योर आंसर, ऑप्शन 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। एक क्वेश्चन वे फॉरवर्ड में अगर आप देखना है तो अभी भी लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट हुआ है, तो आप स्टेट्स और यहाँ पर सीट्स इसके संबंध में जरूर से क्वेश्चन कर लेंगे, विशेषकर छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश टाइप के राज्य, तेलंगाना, ये राज्य की जरूर से सीटें और उनकी नंबर ऑफ सीट्स कितनी है वो देख लेंगे। यहाँ से मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन अब की बार आने की संभावना रहेगी 2024 की पीटी के एग्जाम के अंदर। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, यानी ये बोल रहा है कि कॉमन पोस्ट क्रिएट की जा सकती हैं, ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। और सेकंड नंबर का ऑप्शन आपसे कह रहा है कि संसद को अपनी किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है, यह बात भी पूरी तरीके से सही लिखी हुई है। तो सही उत्तर आपको बताना था तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों इसमें करेक्ट लिखे हुए हैं। 16 नंबर की तरफ बढ़ेंगे तो निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ग्राम सभा में कौन सा सही नहीं है। ग्राम सभा क्लास 6 की एनसीईआरटी है, क्लास 6 की पॉलिटी की एनसीईआरटी, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पर ग्राम सभा को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, बड़े बेहतर ढंग से पढ़ सकते हो उसको, है ना। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित कथनों में ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सही है, तो पहला लिखा है इसमें इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये, यानी इट हैज द पावर एंड फंक्शन एट द विलेज लेवल लाइक स्टेट लेजिस्लेचर हैज एट द स्टेट लेवल। विधानसभा जो स्टेट लेवल पर काम करती हैं उसी तरीके से ये लोग ग्राम स्तर पर करती हैं। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है, नहीं लिखा हुआ है सही, तो केंद्रीय सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता है, स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं, ये बात करेक्ट लिखी है। तो आपका ऑप्शन बी विल योर आंसर, क्योंकि ये गलत लिखा है, इसमें केंद्रीय सरकार की जगह राज्य सरकार यदि होता तो आपका यह सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 17 में आपसे पूछा जा रहा है पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है। टू मच फैक्चुअल क्वेश्चन है ये आपका। पंचायती राज आयोग कतई नहीं, राज्य व्यवस्थापिका नहीं, भारत का निर्वाचन आयोग नहीं, राज्य का निर्वाचन आयोग इस चुनाव का संचालन करता है। 18 नंबर का क्वेश्चन है पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति 1977 में जो बनी थी उसकी प्रमुख सिफारिशों में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही, करेक्ट बताना है। अशोक मेहता समिति की दो बातें यहाँ पर आपको मिल रही है कि अशोक मेहता समिति का संबंध किससे, पंचायती राज से। एक BR मेहता समिति भी थी, है ना। इसके अलावा और भी कई समिति थी। जिन लोगों ने अभी पंचायती राज का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो लोग हमारे प्रीवियस ईयर उसका लक्ष्मीकांत का जो MCQ सीरीज चली थी, जो प्लेलिस्ट आपके PPPIS के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं बेहतर ढंग से। उसके अंदर पूरे अच्छे ढंग से सारी जो सब कमेटीज फॉर्म हुई थी उनके बारे में बताया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो बताया जा रहा है इसमें कि पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। अशोक मेहता ने ऐसा कहा था क्योंकि 3 स्तरीय की बात BR मेहता ने कही थी। राज्य स्तर के नीचे परिवीक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए, यानी अ ब्लॉक शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन अंडर द पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल, भी बिल्कुल गलत लिखा है। डिस्ट्रिक्ट के लेके लिखा गया था यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन अंडर द पॉपुलर सुपरविजन अशोक मेहता कमेटी में, तो इस वजह से इसमें सही आपको बताना था, तो ओनली 1 इज करेक्ट, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है
वो रेजिग्नेशन लेटर किससे देता है? तो बहुत ही फैक्चुअल है, ये राष्ट्रपति को देता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा है, अगर हाई कोर्ट का भी न्यायाधीश होगा तो वो भी राष्ट्रपति को ही देगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आर्टिकल 21 के बारे में ही पूछा जा रहा है और पूछा है कौन सी चीज, कौन सा विषय इससे रिलेटेड नहीं है। पहला लिखा हुआ है प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। डबल जियोपार्डी क्लॉज, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, ये नहीं इसमें शामिल होता है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इसमें शामिल होता है। ये सी वाला जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको आर्टिकल 20 के सब्जेक्ट्स के अंदर नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है, ये आपको बताना है। नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी 36 आर्टिकल से लेकर 51 तक, और ये पार्ट अगर बात करूं तो 4, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज 42 नंबर के अमेंडमेंट से 1976 में ऐड किए गए 4A नंबर के पार्ट में आर्टिकल 51A के अंदर, आर्टिकल 51A के अंदर। इतनी सारी बातें आपको यहाँ इसके दोनों के संदर्भ में याद रखनी है। ये डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। अभिभावक बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर दिलाएंगे, ये पूछा जा रहा है, दोनों का एक भाग है। तो ये जो शिक्षा दिलाने वाला ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है। पर्यावरण का संरक्षण, ये आंसर इसका होना चाहिए। और देख लेते हैं उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, ये डीपीएसपी है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 के अंदर डीपीएसपी है, तो ये बी नंबर वाला ही इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी पर्यावरण का संरक्षण। ये आपको दोनों में मिलेगा, डीपीएसपी एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटीज, दोनों में आपको ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? आपको इंग्लिश के ऑप्शन भी जरूर से देख लेने चाहिए। देखो यहीं पर आपको मिलेगा अनुच्छेद और उसके बाद यहाँ की कुछ बात मिसिंग है। कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। यहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल 109 प्रोवाइड फॉर द जॉइंट सिटिंग बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअल में गलत लिखा हुआ है, वैसे भी यहाँ पर तो क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसलिए गलत ही है, क्योंकि 108 नंबर का जो आर्टिकल है वो जॉइंट सिटिंग की व्यवस्था करता है। आपको बता दूं कि ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे संविधान में लिया गया। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर के माध्यम से की जाती है। ये बात बिल्कुल सही लिखी है, सही ही आपको बताना था इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर सही आपको बताना था। तो ओनली 2 आर करेक्ट, यानी सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वही करेक्ट है, इसलिए ये आंसर विल बी बी। ये इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। दूसरी, ये संयुक्त जॉइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता होती है वो एक्चुअल में स्पीकर को ही करनी होती है। यदि स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेगा इसकी अध्यक्षता, और अगर डिप्टी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है तो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन इसकी अध्यक्षता करेगा, क्योंकि चेयरमैन इसकी अध्यक्षता कभी नहीं करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। 23 नंबर से हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू होते हैं। यहाँ से हिस्ट्री के 23 से, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा एक सही कालानुक्रम है? बताना क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बतानी है। ऑप्शन पे ही सीधे जाएंगे, जो आंसर होगा यूनानी, शक और कुषाण इसके सही ऑप्शन है, यूनानी, शक और कुषाण। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें मिलिंद पन्हो एक पुस्तक है, इसमें राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद को दर्शाया गया है। वो बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो वो बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। नागसेन और राजा मिलिंद के बीच में जो संवाद हुआ है उसे मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में सम्मिलित किया गया है, या उसको उसके अंदर शामिल किया गया है। चरक संहिता में कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित किया गया है? तो बड़ा ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन है ये। 120 अध्याय और 8 खंड में इसको रखा गया है। चरक संहिता को 120 अध्याय और 8 खंड के अंदर शामिल किया गया है। 26 नंबर के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी है? यह एक तरीके के क्वेश्चन है जिनको यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस काफी मात्रा में पूछने लगे हैं। कुछ वैदिक कालीन, मौर्य कालीन, मिडिवल एरा में दिल्ली सल्तनत, मुगल कालीन, कुछ अधिकारियों के नाम लिख दिए जाते हैं और उनके संबंधित काम आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर जो दिया गया है भागदूह, इसका काम होता था रेवेन्यू कलेक्शन का, यानी ये वाला राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारी को भागदूह बोला जाता था। आप लोगों को यदि इससे रिलेटेड ऐसी मतलब अधिकारी वर्सेस उनके फंक्शन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं, ताकि हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि हमारे पास इसकी एक स्पेसिफिक पीडीएफ है जिसके अंदर अधिकारियों के नाम और उसके कामों की पूरी डिटेल दी गई है। 27 नंबर के क्वेश्चन पे जाएंगे। आर्कियोलॉजिकल साइट दी गई है और उनकी वर्तमान की लोकेशन दी गई है, उनको आपको मैच कराना है। नेवासा, नेवासा आप देखेंगे तो ये महाराष्ट्र के अंदर जगह पड़ती है नेवासा,
ईसमपुर ये नया थोड़ा सुनने में मिल रहा है। डिडवाना राजस्थान के अंदर पड़ता है यानी एक, और गुडियाम गुफा ये दो। अब यहाँ से हम ऑप्शन से ही क्वेश्चन की तरफ जाने का कोशिश करेंगे। पहले नंबर में थर्ड मिलना चाहिए, तो पहले में थर्ड तो 3 में मिल रहा है, और सी वाले में 1 मिलना चाहिए। तो थर्ड के साथ 1 कहीं मिल रहा है तो वो ये इस वाले में मिल रहा है, तो हम इसी वाले को करेक्ट आंसर कर देंगे क्योंकि हमारे 2 करेक्ट थे, 3 और 1। तो ईसमपुर जो है यह आपका मिल जाएगा आपको कर्नाटक में, और गुडियाम गुफा है ये आपको मिल जाएगी तमिलनाडु के अंदर। इस तरीके से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, कुछ आपको पता है और कुछ की आपने हेल्प ले ली। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो पूर्वी सीमांत की जगह है इसके अंदर आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हिंडन नदी के किनारे देखने को मिलेगा। पूरी हम लोकेशन बना दे रहे हैं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका नॉर्थ वाला पार्ट है। इसमें आपको जो जगह मिलेगी वो मिलेगी मांडा, यह जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएगी। इधर वाले में सुतकागेडोर, सुतकागेडोर, सुतकागेडोर कहाँ मिलेगी? ये मकरान कोस्ट है, इसके पास आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मिलेगी आपको दायमाबाद, दायमाबाद ये कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर। इधर आलमगीरपुर कहाँ पर? मेरठ, हिंडन नदी के पास। ओके, 29 नंबर क्वेश्चन, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फैक्ट है ये, विष्णु पुराण के बारे में बताया जा रहा है कि वह मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और वायु पुराण के बारे में बताया है कि इसमें गुप्त वंश की शासन की जानकारी मिलती है। दोनों ही बातें सही लिखी हुई हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी विल योर आंसर। ऑप्शन 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। 30 नंबर के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पूछ रहा है स्कूल ऑफ थॉट्स और उसके प्रोपोनेंट यानी उसके प्रचारक और उसका दर्शन का नाम ये दिया गया है, ये आपको बताना है। तो वैशेषिक सही बताना है, सही सुमेलित करना है। वैशेषिक पतंजलि, तो पतंजलि के द्वारा वैशेषिक तो नहीं दिया गया है क्योंकि पतंजलि का आपको पता होना चाहिए, ये योगा जो दर्शन है वो पतंजलि का है। मीमांसा इसमें लिखा हुआ है कर्ण का, जबकि ये जैमिनी का दर्शन है। और न्याय गौतम का है, ये बिल्कुल करेक्ट बात लिखी गई है, न्याय गौतम का ही है, और कपिल का नहीं है ना, कपिल का नहीं है। ये सांख्य दर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा इनके साथ में, तो उत्तर मीमांसा इनके साथ नहीं है। तो आप ये सी नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 31 नंबर कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में दिया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। ये बात गलत लिखी हुई है क्योंकि वह जेम्स प्रथम के दूत के रूप में नहीं आया था। और सेकंड लिखा है वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, बिल्कुल गलत लिखी हुई है, तुर्की भाषा का ज्ञाता नहीं था। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, बोथ 1 और 2 आर नॉट करेक्ट। फिर से देखो एक क्वेश्चन आ गया, खरीदादार। अब इसके संबंध में आपसे पूछा गया है कि खरीदादार क्या था, है ना? तो इसमें पूछा है डिस्पैचर ऑफ रॉयल डिक्रीज। खरीदादार को बोला जाता था डिस्पैचर ऑफ रॉयल डिक्रीज, यानी फरमानों को भेजने वाला अधिकारी खरीदादार बोला जाता था। 33 नंबर में कुछ पुस्तक लिखी गई हैं, बुक्स लिखी गई हैं और उनके कंटेक्स्ट यानी विषय लिखे गए हैं। तो पहले नंबर पर आपका लिखा गया है मिरात ए सिकंदरी, इसके अंदर गुजरात की विजय का वर्णन किया गया है। फिर दूसरे नंबर पर बुरहान ए मासिर लिखा गया है, जो बहुमनी के अहमदनगर का इतिहास दर्शाता है। रियाज उस सलातीन नाम की जो पुस्तक है वो बंगाल से संबंधित है, और रियाज उल इंसा नाम की जो पुस्तक है वो आपकी महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह माना जाता है। तो 4213 जहाँ पर भी हो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, 4213। ऑप्शन नंबर ए विल बी आंसर। तो 33 के बाद 34 की तरफ चलेंगे। यहाँ भी आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना? ये नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला बोला है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? तो बताया गया है कि फादर ऑफ रजिया, बात सही लिखी हुई है। शाह तुर्कान वाइफ ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की वाइफ थी शाह तुर्कान, बिल्कुल सही लिखी हुई है। और इसमें लिखा हुआ है हमीदा बानू बेगम वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ये पूरी तरीके से गलत बात लिखी हुई है क्योंकि हमीदा बानू बेगम जो थी वो अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानू बेगम। यदि वो अकबर की माँ थी तो वो ऑलरेडी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हुमायूं की पत्नी रही होंगी, है ना? तभी तो लिखा ना। फिर नेक्स्ट है गुलबदन बेगम, ये बाबर की पुत्री थी, ये बिल्कुल सही लिखी हुई है, बाबर की पुत्री है यानी हुमायूं की बहन है। तो इसमें सी ऑप्शन आंसर होगा कि हमीदा बानू बेगम वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, ये नॉट करेक्टली मैच्ड। 35 में देखेंगे
पेशवाओं का कालक्रम बताना है, क्रोनोलॉजी बतानी है कि कब कौन से नंबर के पेशवा का शासनकाल आता है। तो इसमें पहले बालाजी विश्वनाथ का ही कार्यकाल आता है, उसके बाद बालाजी प्रथम का कार्यकाल आता है, और उसके बाद माधव राव आते हैं, और उसके बाद नारायण राव आते हैं। 1 2 4 3 कहाँ पर है? 1 2 ये वाला डी नंबर का जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा, डी वाला 1 2 4 3 है ना। अब ये वाला निम्नलिखित में से कश्मीर में किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? एक बड़ा ही लिबरल शासक जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है जिसने जजिया और गौ हत्या को समाप्त करने का कार्य किया है, उसका नाम है आपका जैनुल आबिदीन। ये बात आप याद रखेंगे, ये वाला जैनुल आबिदीन। 37 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया है? 300 संस्कृत की पुस्तकें इसकी फिरोज तुगलक के समय की नागरकोट अभियान के दौरान की, उनको संस्कृत में अनुवादित करने वाला एक विद्वान रहा है जिसका नाम है अजीजुद्दीन खान। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर कहीं नहीं पढ़ा है तो गैस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि आप अपनी माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग को बचा सकें और आपको अपने आप को सेफ एरिया में रख सकें। तो छोड़ देना ही ज़्यादा बेहतर होता है इस टाइप के क्वेश्चन को। और अब हाँ, अब मैंने जैसे बता दिया, तो अब अगर ये इसका रिपीटेशन कहीं होता है तो आप इसे जरूर से सही करिए, क्योंकि अब आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संगीत की टप्पा शैली को निम्नलिखित में से कुछ मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित किया गया है? यहाँ पे मतलब रिफाइंड और डेवलप किया गया था। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला नाम का एक मुगल एम्पर हुआ है, उसके काल का वो है ये सब्जेक्ट के टप्पा शैली को इस समय रिफाइंड और डेवलप किया गया था। 39 नंबर में क्या दिया गया है? कुछ कवित्री दी गई हैं, कवित्री और उनकी पुस्तक लिखी गई है, सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच वाली बतानी है। दयाबाई की जो पुस्तक है वो विनय मालिका है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको छोड़ने होते हैं, क्योंकि ये अब कहाँ पे पढ़ा होगा, पूरे तो याद हो नहीं सकते। हाँ, अब ये कर रहे हो आप, पीवाई की सीरीज है, तो अब अगर इसका रिपीटेशन कहीं आपको देखने को मिले तो आप इसको जरूर करेंगे, तभी तो रिपीटेशन मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज कर क्यों रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं कि इसके जो अटपटे से क्वेश्चन रहते हैं वो आप गलत नहीं कर पाए। तो इसमें हो गया दयाबाई, विनय मालिका। सहजोबाई, सहज प्रकाश, सहजोबाई को हो जाएगा सहज प्रकाश। नेक्स्ट है सोन कुमारी, ये स्वर्ण बेली की कविता है, सोन कुमारी करेक्ट है। गंगाबाई की गणेश देव लीला, यह पुस्तक इनकी नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? ये इसमें बैरकपुर का सही है, मेरठ का बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लखनऊ का सही लिखा हुआ है, झांसी के साथ ये डेट सही मैच नहीं करती है ना, तो इस वजह से ये वाला इसका आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ देखेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1980 में यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा, यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा UPKS वॉज फॉर्म्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर? तो इसका नाम है इंद्र नारायण द्विवेदी। यह क्वेश्चन मेंस में भी आया था इस बार फर्स्ट पेपर के अंदर, इसके फंक्शन पूछने के लिए। 42 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो इसमें अनुशीलन समिति के सदस्यों के द्वारा यह कार्य अंजाम दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने का कार्य अनुशीलन समिति के जो सदस्य थे उनके माध्यम से किया गया था। 43 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों को वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? 120 सदस्यों के चैम्बर ऑफ 120 मेंबर्स वाज क्रिएटेड एज ए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ये किया था एक्ट ऑफ 1999 में, यानी 1919 के अधिनियम में, जिसे चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना गया है, उसके माध्यम से यह व्यवस्था की गई थी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की। 44 नंबर क्वेश्चन EV रामास्वामी नायकर के संबंध में है। इसमें सही आपको बताना है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, यह बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दिया था, यह भी बात सही लिखी हुई है। सी आपको बताना, मतलब सही बताना था, तो सी की तरफ आप मूव कर जाओ, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बोथ 1 and 2 करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा है, नेताजी सुभाष के बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? आजाद हिंद फौज के अंदर नेताजी के द्वारा फीमेल रेजिमेंट फॉर्म की गई थी, उसके बारे में पूछा गया है। तो आप फैक्चुअल है, रानी झांसी रेजिमेंट उन्होंने नाम रखा था।
आप लोग इस सेशन को सुन रहे हैं बड़े ध्यानपूर्वक, इसके लिए आप बड़े अपना तो लाभ कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने एग्जाम के जो देने वाले हैं जिस एग्जाम को, उसके लिए अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं। आप लोगों को यदि हमारे यह सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले प्रोग्राम और आगे आने वाले सेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें, आपके पास अपडेट पहुंच सके। इसके लिए आप इसे जरूर से सब्सक्राइब करें। 46 नंबर का है, 46 नंबर का क्वेश्चन है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश के क्रांति का नेता कौन था? तो इसमें खान बहादुर खान नाम से जो व्यक्ति थे, ये बरेली में 1857 का नेतृत्व कर रहे थे। हजरत महल लखनऊ के अंदर कर रहे थे, कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर में कर रहे थे, और नाना साहब कानपुर के अंदर कर रहे थे। तो ये बात आप याद रखेंगे। ये जो पीवाई की सीरीज हो रही है, ये न केवल उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, बल्कि उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जितने भी ये नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं जहाँ पर यूपीपीसीएस, ये क्या नाम, स्टेट पीएससी कंडक्ट होते हैं, साथ ही साथ जो जनरल क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन के, हिस्ट्री के, ये ऑल ओवर पीसीएस, जो भी स्टेट पीसीएस हैं उनके अंदर इन क्वेश्चंस का बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए काफी यूजफुल है ये क्वेश्चन, तो जरूर से आपको देखना चाहिए। 47 नंबर में पूछा गया है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी अंतिम थी? लास्ट बतानी है आपको। होम रूल लीग के संदर्भ में पता होगा आपको, 1916 में बनी थी। ये दो लोगों की अध्यक्षता में चल रही थी, एक एनी बेसेंट की, एक बाल गंगाधर तिलक की। खिलाफत मूवमेंट 1920 के आसपास शुरू होता है। जलियांवाला बाग 1919 का है, और मुपला वाला 1921 का है। तो इस प्रकार से देखें तो ये वाला लास्ट वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? ये पता करना है। क्विट इंडिया मूवमेंट में किसने पार्टिसिपेशन नहीं किया था, यह आपको बताना है। मातंगिनी हाजरा इसके अंदर थी, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। अरुणा आसफ अली इसके अंदर थी, बिल्कुल करेक्ट। कनकलता बरुआ भी क्विट इंडिया मूवमेंट में। शांति घोष का योगदान इसके अंदर नहीं मिलता है ना? स्वतंत्रता सेनानी क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर ये नहीं थी। 49 नंबर से शुरू हो रहे हैं आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन। अभी तक आपने हिस्ट्री पढ़ी, पॉलिटी पढ़ी, अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सहायक नदी दी गई है और उसे नदी दी गई, सही सुमेलित नहीं है, वो आपको ऑप्शन तक पहुंचना है। तो मंजरा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। और जो हेमावती है वो कावेरी की सहायक है, बिल्कुल सही लिखा है। मालप्रभा कृष्णा की सहायक नदी है, ये बात बिल्कुल सही लिखी है। प्राणहिता जो नदी है वो महानदी की सहायक नदी न होकर यह गोदावरी की सहायक नदी है, यानी प्राणहिता, मंजरा, ये गोदावरी की है। महानदी की अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो इसमें जोंक नाम की एक नदी आती है। एक नदी इसमें आती है हसदेव, यह नदी भी महानदी की सहायक नदी है। एक नदी इसी में और आती है मांड, एक नदी और आती है इसके अंदर तेलन नदी आती है। तो इस प्रकार से आ सकती है। 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं? डीएबी, अलकनंदा और भागीरथी, डीएबी और पाथ इज मार। भागीरथी, अलकनंदा कहाँ पर मिलेंगी? देवप्रयाग में, BAD से। हमने ये ट्रिक आपके सामने लिखी, इसको हम मैपिंग सीरीज के अंदर बड़े पैमाने पर और कहें तो डिटेल में हमने डिस्कस करा हुआ है। जिन लोगों ने हमारी मैपिंग श्रृंखला को नहीं देखा है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने प्लेस इन न्यूज़ तो करे ही हैं, करंट में जो प्लेस न्यूज़ पर रहे थे वो तो करे ही हैं, साथ ही हमने स्टैटिक पार्ट जो है मैपिंग का विद ट्रिक आपके साथ डिस्कस किया है। जिन लोगों ने भी उस सेशन को नहीं देखा है वो लोग उस सेशन को देखें, जरूर से आपको काफ़ी यूजफुल होगी, लाभ मिलेगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा देवप्रयाग के संबंध में, अब ये यहाँ पर अगर मैं लिखता ये के बनना है तो कर्ण प्रयाग हो जाएगा, इधर रुद्र प्रयाग हो जाएगा, है ना, ये विष्णु प्रयाग हो जाएगा। और ये नदियों के नाम लिखे हुए हैं, आगे नदियों के नाम है, पीछे प्लेस लिखा हुआ है। आप जाइए वहाँ पर, उस सीरीज को देखिए, प्ले लिस्ट में उसकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है PPPIAS के प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में आपसे सही कथन पूछने की कोशिश की जा रही है। लेटेराइट मिट्टी और सही कथन, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, बात सही लिखी है। इस मिट्टी में लोह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है, यह बात गलत लिखी हुई है, क्योंकि ये अपोजिट बात लिखी हुई है। लोह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी नहीं पाई जाती है, बल्कि अधिकता देखने को मिलती है। तो सही उत्तर आपको बताना था। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है इसके अंदर। 52 नंबर पे जब आप जाएंगे
तो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? ये मुझे बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। स्ट्रेटोस्फीयर में आपको देखने को मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की लेयर देखने को मिलती है। मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो इस लेयर में होती है, ट्रोपोस्फीयर में, क्योंकि ट्रोपोस्फीयर सबसे नीचे, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर होती है, इसके ऊपर मेसोस्फीयर आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। इस तरीके से ये चलती हैं लेयर्स ऊपर की तरफ। 53 नंबर में पूछा जा रहा है, रिवर्स हैं और उनसे प्लेस ऑफ ओरिजिन दिया गया है ना। कौन सा? 53 नंबर का है। तो यमुना किस में मिलेगी? यमुनोत्री के पास से निकलती है यमुना। कृष्णा नदी की यदि मैं बात करूं तो ये महाबलेश्वर से आती है। गोदावरी की यदि मैं बात करूं तो ये नासिक से आती है। महानदी की बात करूं तो ये सिहावा की पहाड़ियों से निकलती है। तो 4 3 2 1, देन आंसर विल बी ए। 4 3 2 1 इज करेक्ट मैचिंग, है ना। 54 नंबर के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये भी एसर्शन और रीजनिंग का है। हमने आपको बताया है कि एसर्शन से अगर रीजनिंग की तरफ जाके इसलिए लगाकर चेक करना है और एसर्शन से रीजनिंग की तरफ जाना है तो क्यों की लगा के चेक करना है। ये दोनों बातें सेटिस्फाई कर रही हो एक दूसरे को, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज एक्सप्लेन, ये लिखा होता है ना इसका, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आप इस तरीके से, जैसे इसमें ही हम चेक करते हैं। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु का तट शुष्क रहता है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून जब होता है तो वहां पर तमिलनाडु के तट पर बारिश नहीं होती। ये बात सही लिखी है। तमिलनाडु तट बंगाल खाड़ी की शाखा के समानांतर है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर के वृष्टि छाया क्षेत्र के अंदर आता है। इस प्रकार से ये कुछ तमिलनाडु का सीन बनके तैयार होता है ऐसे। तो इधर से जब बारिश आती है तो ये समानांतर पड़ जाता है, इधर से जब बारिश आती है तो यहाँ पर ये वृष्टि छाया क्षेत्र के पीछे पड़ता है, तो इस वजह से यहाँ बारिश नहीं पहुंचती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश नहीं होती है, जबकि उत्तर पूर्व मानसून जो सर्दियों के समय आते हैं उससे यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है। दोनों ही बातें सही लिखी हुई हैं और इसमें रीजन भी सही लिखा है। तो आप ऑप्शन डी पर जाएंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस प्रकार से आप 54 का डी ऑप्शन लगा देंगे। 54 पे डी ऑप्शन आप लगा देंगे। 55 की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी चेक करना है। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, ऐसा इसने ऑप्शन नंबर में सही हमको ढूंढना है। ये बात सही लिखी है। बेतवा नदी प्रयागराज में के पास यमुना नदी में मिलती है, ये बात बिल्कुल गलत लिखी हुई है, क्योंकि बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ओनली 1 इज करेक्ट। 56 की तरफ जाएंगे। ये पूछा जा रहा है आपसे यूपी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। आपको याद रखना चाहिए कि यूपी में काफी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 10 से प्लस है। रामसर साइट 10 प्लस है, तो आपको इनके मैप बना लेनी चाहिए। यदि आपके पास इसके मैप अवेलेबल नहीं हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इसके मैप आपको अवेलेबल करा देंगे ताकि आप इसको बेहतर ढंग से याद करके जा पाए। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा, ये चंदौली के अंदर देखने को मिलता है। इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है किस सेंस में भी, डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखी हो, तो आपसे मैच कराने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7 नंबर पे देखेंगे। ये आपसे पूछ रहा है पासेस और स्टेट और यूटी करेक्टली मैच आपको बताना है ना, सही सुमेलित है ये आपको बताना था इसके अंदर। तो आघिल जो है, आघिल पास, ये अरुणाचल प्रदेश का दर्रा नहीं है, दिफू लद्दाख का नहीं है और माना हिमाचल प्रदेश का नहीं है, जबकि नीति पास जो है ये उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। ये तो पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, तो नीति दर्रा है वो उत्तराखंड का है। ये जो दर्रे हैं इनकी मैं आपको एक पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा जिसके अंदर ये सारे दर्रों के नाम और उनके जो एरिया या स्थान है उसके आपको मिल जाएंगे। 58 नंबर पे आप जाएंगे तो यहाँ पर सिवाना समुद्र और कलपक्कम क्रम से किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो सिवाना समुद्र जल के लिए, कलपक्कम न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। तो देख लो आप, ये जल और न्यूक्लियर, ये ऑप्शन नंबर ए सही तरीके से मैच किया हुआ है। सिवाना समुद्र के बारे में सही तरीके से मैच किया हुआ है। सिवाना समुद्र कर्नाटक में मिलेगी, हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर मिलेगा, ये रूस के सहयोग से बनाया गया प्रोजेक्ट है न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये काफी विवादित क्वेश्चन रहा पिछले साल के एग्जाम का, क्योंकि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई थी 2021 वाली, उसके अंदर ये डेटा मैच नहीं करता था, जबकि यूपी गवर्नमेंट की जो टूरिज्म की वेबसाइट है इसके ऊपर ये डेटा मैच करता है। तो यूपी के आयोग के द्वारा भी यहीं से इस डेटा को वैलिड माना गया।
इसमें बताया गया कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% क्षेत्र वन है। ये बात सही है। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो इस प्रकार से सही उत्तर बताना था, तो इसके अंदर इसने दोनों को ही करेक्ट आंसर माना। 59 नंबर में दोनों ही करेक्ट हुए। 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। इसमें पूछा जा रहा है आपसे पोर्ट और कंट्री, नॉट करेक्ट पूछा है। रॉटरडैम जो पोर्ट है वो नीदरलैंड के अंदर है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। मोंटवीडियो है वो उरुग्वे के से रिलेटेड है, जकार्ता इंडोनेशिया से है। इगारका जो नाम का पोर्ट है ये आपका रसिया के अंदर देखने को मिलेगा, ना कि चीन के अंदर। 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इसमें आपसे कौन सा कथन सत्य पूछा गया है। बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। तो सबसे पहले तो ये यही गलत हो गई कि बेंगुला प्रशांत महासागर में फ्लो करती ही नहीं है। इसको आप चेक करेंगे जरूर से, है ना, इसको आप मैच करेंगे। यदि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो तो ये स्थिति लघु ज्वार के लिए होती है, बिल्कुल गलत लिखी है। लघु के लिए नहीं होती है, दीर्घ के लिए बनती है, ये तो ये भी गलत हो गया। महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं के पर अधिकतम होती है। इसको अभी देखते हैं। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट के बाद ज्वार आते हैं। 26 मिनट यहाँ होता तो करेक्ट हो जाता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है ना। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें आपसे बोल रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच सीमा स्थित नदी कौन सी है। बिल्कुल फैक्ट वाला क्वेश्चन है और इसको हमने अपनी मैपिंग की श्रृंखला में काफी डिटेल में किया है। इसके अंदर हमने न केवल नदियों से रिलेटेड बल्कि 24 डिग्री किन दो कंट्रीज को अलग करती है, 38 डिग्री किन दो कंट्रीज को अलग करती है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, आर्कटिक सर्कल से कौन सा ये लेक गुजरती है या कौन सी लेक से आर्कटिक सर्कल गुजरता है। ये बहुत सारे मैपिंग के क्वेश्चन हमने किए हैं। आपको मैपिंग सीरीज जरूर से देखनी चाहिए जो हमारे प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप जाएं और वहां पर उस सीरीज को जरूर से देखें और अपने एग्जाम के लिए अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। यहाँ पर कुछ रेगिस्तान दिए गए हैं, डेजर्ट्स दिए गए हैं और उन्हें उनके आकार के क्रम में, बढ़ते क्रम में, यहाँ पर लिखा है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको बताना है। ऑफ देयर साइज, अकॉर्डिंग टू देयर साइज उन्हें आपको बताना है। तो ग्रैंड सैंडी डेजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है। यह इन दिए गए डेजर्ट के अंदर सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसके बाद गोबी डेजर्ट, ये जो मंगोलिया और चीन के पास मिलता है। यहाँ पर इसके ये गोबी डेजर्ट मंगोलिया का सदर्न पार्ट है और चीन का नदर्न पार्ट है, तो यहाँ पर मिलेगा। ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ये है, क्या नाम है इसका, डेजर्ट। इसके बाद जो आपको डेजर्ट मिलेगा वो मिलेगा अरेबियन डेजर्ट और उसके बाद आपको मिल जाएगा सहारा। तो 1 3 2 4 1 3 2 4 थोड़े एक सेकेंड ये इसका एक सेकेंड पहले नंबर पर तो ये ग्रेट सैंडी डेजर्ट जो मैंने आपको बताया, ये कहाँ का डेजर्ट है, आपका ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। और जो गोबी डेजर्ट है छोटे की तरफ से जा रहा है ना, तो सबसे छोटा डेजर्ट हो गया कौन सा, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। कहाँ पर है ये, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इंक्रीजिंग ऑर्डर हमको सजाना था, इसलिए सबसे पहले नंबर पर आएगा आपका ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सबसे छोटा है इसमें दिए गए में। उसके बाद आएगा आपका गोबी वाला, ये जो 4 नंबर पर अवेलेबल है, ये वाला है ना 4 नंबर पर। तो दूसरे नंबर पर 4 कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका 3rd नंबर पे, ये यही तो हम लिखे थे हम। अच्छा, मैं इधर से जोड़ रहा था, इधर से जुड़ने चाहिए थे। सहारा मरुस्थल सबसे बाद में आएगा क्योंकि सहारा सबसे बड़ा है। तो 1 4 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ग्रेट सैंडी डेजर्ट छोटा गिवन डेजर्ट के अंदर, उसके बाद गोबी डेजर्ट और उसके बाद में अरेबियन डेजर्ट और उसके बाद में सहारा वाला डेजर्ट। इस प्रकार से आप अरेंज कर सकते हो। यदि ये क्वेश्चन आपका किया हुआ है तो आप इसमें हाथ डालिए, करने की कोशिश करिए। यदि आप किया हुआ नहीं है तो आप इसमें नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। 63 के बाद 64 नंबर आता है। फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है। टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इसमें स्पेन और अमेरिका वासियों का योगदान माना जाता है नारियल और गन्ने के विकास में। यदि आपको पता है तो करिए, नहीं पता है तो छोड़ दो, स्किप कर दो, क्योंकि आपके पास कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आप स्किप करने का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यदि आपने ढंग से तैयारी की है, आपने तैयारी बेहतर ढंग से नहीं की है तो फिर आपको तुक्के भी लगाने पड़ेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने पड़ेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए और एक्यूरेसी बढ़ाने के बाद आप 120
और 130 इस रेंज के अंदर क्वेश्चन करिए, इसमें आपका हो जाना चाहिए, है ना। आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर का, फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन को हमने अपनी मैपिंग सीरीज के अंदर बड़ी डिटेल में किया है, सारी पर्वत श्रृंखला यानी माउंटेन्स रेंज और कंट्री कहाँ पर किसकी है। किलिमंजारो ये अफ्रीका के अंदर आपको मिलेगी, कहाँ पर, तंजानिया में, ठीक है। 65 नंबर हम कर रहे हैं, तो 3 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये 2 ऑप्शन अभी मैच कर रहे हैं। अब इसमें से आप किसी भी ऑप्शन पे जाएं, टुवक्कल जो नाम की है ये मोरक्को में मिल जाएगी, टुवक्कल मोरक्को में। 3 के बाद 1 आपको मैच कहीं करता हुआ दिख रहा हो, ये देख लो, ये वाले में मैच कर रहे हैं 3-1। स्टैनली जो मिलेगी आपको वो युगांडा के अंदर मिल जाएगी, होगर जो मिलेगी वो आपको अल्जीरिया के अंदर मिल जाएगी। तो 3142 यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल योर आंसर। किलिमंजारो आपको मिलेगी तंजानिया में, और टबकल नाम से जो माउंटेन है वो आपको मिल जाएगी कहाँ पर, मोरक्को के अंदर। और स्टैनली नाम से जो माउंटेन है वो आपको युगांडा में मिल जाएगी, और होगर नाम से जो माउंटेन है वो आपको अल्जीरिया के अंदर मिल जाएगी। 66 नंबर के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इसमें आपसे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। झील और देश लिखे हुए हैं, सही सुमेलित आपको बताना है ना, सही सुमेलित आपको बताना है, सही सुमेलित नहीं है बताना है। बेकाल जो है वो रूस के अंदर है, ये बात सही लिखी हुई है। मिशिगन आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में मिल जाएगी, बिल्कुल सही लिखी हुई है। और ये जो है मराकाइबो लेक भी वेनेजुएला के अंदर आपको मिल ही जाएगी। मैपिंग के दौरान भी हमने इन लेक्स के नाम लिए हैं, है ना। ओनेगो लेक जो है ये कनाडा की नहीं है, क्योंकि एनोगे लेक की जो लोकेशन है वो है आपकी रसिया में, और रसिया में भी आपको ये ओनेगा लेक कहाँ पर मिलेगी, व्हाइट सी के पास में ये लेक आपको मिल जाएगी। व्हाइट सी जो है यूरोप और रसिया के बीच में जहाँ पर देखने को मिलेगा, ओनेगा लेक वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी। 67 नंबर की तरफ अगर हम बात करें तो सही उत्तर का चयन करना है और कौन सा सही है। अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल होता है, यह बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। एल नीनो जब होती है तो पेरू के जो तट है इस पर गर्म धाराएं प्रकट होती है। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। यह जो समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाना लिखा है, यह बात गलत लिखी है, प्लैंकटन की मात्रा घट जाती है, तभी वहां पर फिशरीज इंडस्ट्रीज को काफी भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ता है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन केवल ए सही होना चाहिए, इसका सेकंड नंबर गलत है। 68 नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाई ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है कोरियोलिस बल, इसमें काम करता है। कोरियोलिस बल का अगर आगे कभी आएगा साइक्लोन के संदर्भ में तो मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। 69 नंबर में पूछा गया, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक, ये यूक्रेन चर्चा में रहा था इसलिए पूछा गया है। अगर आपने थोड़ा सा भी न्यूज से कनेक्ट रहे तो आप बता सकते हैं कि डोनेट्स इसका जो एरिया है वो कोयले के लिए काफी फेमस है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं माउंट न्यूमैन के संबंध में। माउंट न्यूमैन निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। माउंट न्यूमैन आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ये लो अयस्क के लिए फेमस है माउंट न्यूमैन, और ये आपको देखने को कहाँ मिलेगी, तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में यह क्या नाम है, माउंट न्यूमैन आपको देखने को मिल जाएगी, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, है ना। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक हमारे इस सेशन को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और यदि आपको यह सेशन पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे बड़ी मात्रा में शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और आपके लिए तब तक के लिए आपने इस सेशन को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम हमारी इस डिस्कशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे फिर मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।